हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9 साइंस में आज हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है चैप्टर में हम पहुंच चुके थे। तो आज बच्चों हमने जो भी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे और आगे जो हमारा नया टॉपिक है उसको आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, यानी कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी क्या है, पदार्थ हैं। क्योंकि सभी क्या पदार्थ तो है, क्यों है पदार्थ? क्योंकि उनमें क्या है, क्योंकि वो सभी क्या करते हैं, जगह घेरते हैं और उनका कुछ ना कुछ आयतन और वजन होता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक, और वो जगह घेरती है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को इस प्रकार ऐसे रख दिया जाए तो ये मार्कर जो है इतनी जगह घेर रहा है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन भी है, यानी कि ये क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। अच्छे से सारी चीजों को हम समझ गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। सारे टॉपिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या बच्चों पढ़ा था। फिर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि जो भी हमारा पदार्थ होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चलिए, इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अच्छे से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। फिर बच्चों हम लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे थे कि स्टेट, जो भी हमारे मैटर की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो हाँ, हम जो भी हमारे मैटर की जो भी स्टेट होती है उनको बदला जा सकता है टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करके, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और दाब को बढ़ा करके या कम करके। जैसे कि हमने कहा था कि सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, कैसे? हीट करके, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा करके। लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं, कैसे? हीट करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। वैसे ही हम गैस से लिक्विड बना सकते हैं, कूल करके। गैस यानी कि जैसे कि जल वाष्प होती है, वाटर वेपर होती है, उसको क्या करके, कूल करके हम क्या बना सकते हैं, लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, कंडेंसेशन जिसे कहा जाता है, संघनन की प्रक्रिया। फिर लिक्विड स्टेट से भी सॉलिड स्टेट में किसी भी पदार्थ को लाया जा सकता है, कैसे? हम उसको कूल कर लेंगे और ज्यादा उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, फ्रीज उसे कर देंगे बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जान लिया था कि कैसे कैसे जो है हम स्टेट्स में कन्वर्जन करेंगे, या जो भी हमारी क्या है अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनमें कैसे हम चेंज करेंगे बच्चों। फिर हम पढ़ रहे थे कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव हमने क्या समझा था यहाँ पर, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर ज्यादा लगाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाती है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि गैस को संपीड़ित करके, प्रेशर उसमें प्रेशर इंक्रीज करके, दबाव से हम क्या करते हैं, उसे एलपीजी सिलेंडर जो हमारे होते हैं सीएनजी के रूप में हम क्या करते हैं, उसको भंडारित करके रखते हैं। तो जो हमारे पास एलपीजी होता है, जो हमारे घरों में भी होती है, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, सीएनजी जो हमारे व्हीकल्स में डाला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहा जाता है, या हमारे परफ्यूम्स जो भी होते हैं, जो भी हमारे परफ्यूम्स जो भी होते हैं, तो वो होते क्या है,
हमने देखा होगा जब भी हम परफ्यूम की बॉटल लाते हैं तो हमें लगता है उसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड है, कुछ द्रव है या कोई तरल अवस्था में कोई पदार्थ है। लेकिन जब हम उसका ढक्कन ऊपर से हम उसको प्रेस करते हैं और वो जो लिक्विड है वो जब बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, गैस की फॉर्म में निकलता है ना, गैस की फॉर्म में। तो ये कैसे हो पाता है कि हम बॉटल के अंदर तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब प्रेस कर रहे हैं तो बाहर निकल रहा है गैसियस फॉर्म में। ये कैसे होता है, क्योंकि उस गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस करके जो है बॉटल के अंदर भरा जाता है। ठीक, तो यानी कि उसमें प्रेशर डाला जाता है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और वो बॉटल के अंदर आ जाती है। ठीक, अब हम जब उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उस वजह से उसका प्रेशर क्या होता है, जब वो गैस बाहर निकलती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कैसे, जब हम प्रेस करते हैं तो गैस बाहर निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है चारों तरफ, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। गैस क्या करती है, पूरे कमरे में या कमरे से बाहर भी पहुंच जाती है। बाहर भी हमें क्या होती है, परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं गति करके बहुत दूर दूर चले जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा मेन पॉइंट था, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चलिए, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो जितने भी हमारे क्या है अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनके बीच में कैसे इंटर कन्वर्जन हम करते हैं। बच्चों ये स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, बस इस चार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, अब देखो हमने कहा सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाएंगे, और ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप सारे कन्वर्जन पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। ठीक है बच्चों, और याद करने में भी आसानी रहती है। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके, है ना। मेनली क्या करते हैं हम, जब सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि बर्फ से हमें क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, यानी कि जल बनाना है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे फ्यूजन कहा जाता है। वहीं अगर हम कहें कि लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रीज करते हैं, है ना। अगर हम कहें कि जल से हमें वापस बर्फ बनानी है, बर्फ क्या है, ठोस अवस्था है ना, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है बच्चों। अगर हम कहें कि गैस से लिक्विड बनाना है, यानी कि गैस, यानी कि अगर हम जलवाष्प से हमें जल वापस बनाना है तो कैसे बनाने, कंडेंसेशन से, यानी कि संघनन की प्रक्रिया से। ठीक है बच्चों, और लिक्विड से अगर हमें गैस बनाना है तो लिक्विड से गैस कैसे बनाया जा सकता है, वेपराइजेशन से, उसको और हीट करके, किसी लिक्विड को ज्यादा हीट करके, है ना, ज्यादा टेम्परेचर दे करके, हीट करके हम जो है उसको क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं ना, जल वाष्प। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन कहा जाता है। ऐसे ही हम गैस से सॉलिड बना सकते हैं डिपोजिशन की प्रक्रिया से, और सॉलिड से गैस बना सकते हैं सब्लिमेशन की प्रक्रिया से। तो बच्चों बाकी सारी प्रोसेसेस तो हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ी हुई होती है, तो सारी इजी होती हैं। लेकिन सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन हमारे लिए 9th में एक नया टॉपिक होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए कि सब्लिमेशन क्या है, जब सॉलिड से गैस बनती है डायरेक्ट। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कपूर का, तो कपूर की गोलियां होती हैं, है ना। तो कपूर की गोलियों में हम क्या देखते हैं, क्या वो तो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन क्या वो ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होती हैं या द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, नहीं होती। वो जो है ठोस अवस्था से सीधा क्या बनती है, सीधा उसके वेपर बनते हैं, सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। यानी कि जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। और दूसरी, कोई गैसीय अवस्था से डायरेक्ट क्या बन रहा है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। अब हम ड्राई आइस की बात करते हैं, तो ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है,
ठीक। लेकिन बच्चों जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है, सीधा कैसे होती है, अगर वो ठोस अवस्था में है तो सीधा किस में परिवर्तित होती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस कौन सी है, सब्लिमेशन ही ये प्रोसेस है बच्चों। चलिए, तो यहां तक तो हम पढ़ चुके थे, और आज का हमारा नया टॉपिक है इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के बारे में हमें बच्चों आज के लेक्चर में पढ़ना है, अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करना है। अब वाष्पीकरण क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया था, अब जो है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई बीकर है और बीकर में क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो इसको इवेपोरेट करने का एक तरीका क्या है, यानी कि इसको वाष्प बनाने का एक तरीका क्या है कि इसको बॉईल किया जाए, है ना, हीट किया जाए, उबाला जाए, जिससे क्या होंगे, इसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन बच्चों बॉईल करने से क्या होता है, अगर हम यहाँ पर हीट देते हैं, ठीक, तो ये बॉईल होगा, क्या पार्टिकल्स बॉईल होते हैं, पूरे जो कंटेनर में जितना भी वाटर है पूरा क्या होगा, बराबर से क्या होगा, बॉईल होगा, और धीरे 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 इवेपोरेट होकर के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। देखो, अगर हम कह रहे हैं किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इस बॉइलिंग पॉइंट पे वो इवेपोरेट तो होगा, साथ ही साथ बॉयल होगा, लेकिन इससे नीचे का जो टेम्परेचर है और वहां पर भी जब वो इवेपोरेट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि कोई लिक्विड जब वेपर में बदल रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी तापमान में जब वो क्या बना रहा है, वेपर में परिवर्तित हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे अगर हमने कहा ये लिक्विड है, मतलब ये क्या है, वाटर है हमारे पास, ठीक है, हम कह रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, लेकिन हम इसको हीट नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है, ऐसे ही हमने इसको धूप में छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही हमने इसको किसी रूम में या कहीं पर भी छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं 5-6 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, सारा पानी हमें इसमें खाली दिखेगा। क्यों दिखेगा, हमने बॉईल तो किया नहीं, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हुई इवेपोरेशन। अब इसे क्या कहा जाएगा, इवेपोरेशन। देखो हमने बॉईल भी नहीं किया और 5 से 6 दिन में क्या हो गया, सारा पानी भी इसका उड़ गया। कैसे उड़ा, इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में अपने आप ही ये लिक्विड अवस्था से किस में परिवर्तित हो गया, वेपर में परिवर्तित हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है बच्चों। पहली बात तो ये हो गई कि इवेपोरेशन क्या होता है। अब दूसरी बात ये है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो इवेपोरेशन है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है, सरफेस फिनोमिना। अब हम इसे सरफेस फिनोमेना क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सरफेस फिनोमेना, क्योंकि बच्चों जब इवेपोरेशन, अगर हमने इस बीकर को धूप में रख दिया, बॉयल तो हम नहीं कर रहे, धूप गिरेगी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा इवेपोरेट जल्दी होगा, ठीक, तो इवेपोरेट कैसे होगा, देखो धूप गिर रही है कहाँ पर, इसके सरफेस पे, जो ऊपरी सतह होती है इसे सरफेस कहा जाता है। धूप कहाँ गिर रही है, इसके सरफेस में गिर रही है। तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या सरफेस के जो एटम्स होंगे या सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सरफेस के जो कण होंगे पानी के, है ना, जल के सरफेस के जो कण होंगे वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी अब ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है क्योंकि ये क्या कर रही है, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सरफेस से, ठीक, हीट को क्या कर रहे हैं, क्योंकि धूप पड़ेगी तो नीचे तो नहीं जाएगी ना, धूप ऊपर से ही पड़ेगी, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उस हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बच्चों देखो ये इधर का जो पानी है ये भी इस पानी से क्या है, जुड़ा हुआ है, कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक, कैसे जुड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कैसे जुड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब दो चीजें यहाँ पर हो गए,
एक तो धूप पड़ने से यहाँ जो ऊपरी सतह है या जो सरफेस है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ऊपरी सतह का कम होने लग जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है जिस वजह से ये क्या करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं इन बाकी पार्टिकल्स को छोड़ करके अपने आप क्या हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन कौन से पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, सिर्फ ऊपरी सतह के। ठीक, अब वो चले गए। अब जो सेकंड लाइन यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे नीचे, उसके नीचे जो पार्टिकल्स रहे होंगे, अब वो ऊपरी सतह में आ गए, आ जाते हैं ना वो ऊपरी सतह में। ठीक, अब वो ऊपरी सतह में आ गए, अब उन पे भी धूप पड़ेगी, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फिर उस वजह से क्या हो जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों इवेपोरेशन की ये प्रक्रिया चलती है। जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो हम इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर हम इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, इन चीजों को हम वहां पर डिस्कस करते हैं जब हम क्लास 11th में पहुंच जाते हैं बच्चों, 11th और 12th में जब हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये समझ लिया कि क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है। क्यों है ये सरफेस फिनोमेना, ये हमने समझ लिया, क्योंकि हमेशा जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे वो कौन से होंगे, हमेशा सरफेस के पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होंगे, बाकी नीचे के पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोसेस इवेपोरेशन की होती है उसमें बहुत समय लग जाता है। समय क्यों लगता है, इसीलिए समय लगता है कि पहले ऊपर आते हैं पार्टिकल्स सरफेस पे, सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, फिर जो नीचे के पार्टिकल्स होंगे वो अब सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, फिर अगले पार्टिकल सरफेस पे आएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है इवेपोरेशन की बच्चों। तो इतनी बात समझ में आई कि ये सरफेस फिनोमेना है। क्यों है सरफेस फिनोमेना। ठीक, अब पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनर्जी, enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor state। यानी कि वही सिंपल बात हमने जो यहाँ पर पढ़ी कि अब क्या होगा, पार्टिकल्स जो यहाँ पर है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो गई। अब एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो यहाँ पे जो इन पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, अभी तक वो क्यों इवेपोरेट नहीं हो पा रहे थे, क्यों इवेपोरेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो जाती है तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है। अभी देखो, जैसे हम कहें एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, अब दोनों पार्टिकल आपस में क्या है, बराबर उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं और बराबर गति कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल जो है ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ज्यादा तेज क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक, यानी कि इसमें क्या हो गया, अब ये एनर्जी क्या होगी, इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इसमें इतनी एनर्जी है कि ये इसको छोड़ करके अपने आप क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो इसी प्रकार से H2O के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब जिन्होंने एनर्जी ज्यादा गेन कर ली वो क्या होते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो क्या करते हैं, बाकी पार्टिकल्स को नीचे छोड़ के खुद कहाँ चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक, चलो, तो वही हमें यहाँ से यहाँ तक समझाया हुआ है, वही हमने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया है आसानी से। चलिए, अगला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप इवेपोरेशन के बारे में नोट कर लीजिए, फिर हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब जो हमने अभी पढ़ा उनको इन इमेज द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि पहली इमेज हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये वाटर है और ये क्या है, सरफेस के पार्टिकल्स हैं। ये जो पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं ये क्या है, तो H2O। ठीक है, लेकिन क्या है, सरफेस के पार्टिकल्स हैं। अब हीट की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये सरफेस के पार्टिकल्स ही इवेपोरेट कर रहे हैं, जैसे हम इमेज 2 में भी देख पा रहे हैं। बाकी के क्या है, पार्टिकल्स नीचे ही है, और ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स थे ना, यही सिर्फ इवेपोरेट हुए हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सरफेस फेनोमेना कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन की, ये कैसे होती है ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है, इसको अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से कारक हैं। चलो, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक अब निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, स्थायी क्षेत्रफल बढ़ने पर, यानी कि सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वाष्प जो हमारी क्या है,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया है यानी कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया वो ज्यादा होगी या कम होगी बच्चों, क्या लगता है आपको? जब सरफेस एरिया बढ़ेगा यानी कि जो उसका स्थायी क्षेत्रफल है वो जब बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा या इवेपोरेशन कम होगा? अब इसको ऐसे समझेंगे बच्चों, एक इस तरीके से बीकर है, इसमें भी क्या है 10 ml पानी है, ठीक, और एक बीकर है जो इस तरीके का शेप का है, और एक तीसरा बीकर है जिसका शेप इतना है, और तीनों बीकर में क्या है 10 ml ही वाटर है, तीनों में क्या है 10 ml ही वाटर है। तो यहाँ पर 10 ml यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 10 ml यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 10 ml यहाँ तक आ रहा है, ठीक, ठीक है बच्चों। अब हम तीनों में क्या देख पा रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कम है तो इसमें भी 10 ml, इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी तो इसके ज्यादा यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है। देखो स्थायी क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है यानी कि सरफेस में मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे वाटर के, है ना, या हम कहें पार्टिकल्स या हम कहें कण, ठीक है। तो वाटर के जो कण है वो भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन है जल्दी होगा और ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर इवेपोरेशन में हमें लगते हैं 5 दिन तो यहाँ पर इवेपोरेशन में लगते हैं हमें 3-3.5 दिन, यहाँ पर इवेपोरेशन में हमें लगते हैं 1 से 2 दिन। तो यहाँ पर इवेपोरेशन क्या होता है जल्दी होता है और ज्यादा होता है ना। एक बार में ज्यादा पार्टिकल्स क्या है सरफेस में है तो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक। अब इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों जो हमने ज्यादातर देखा हुआ है वो क्या है कि जब भी आप कभी छत पर कपड़े सुखाने जाते हैं तो कपड़ों को क्या आप इस प्रकार से सुखाते हैं? नहीं ना। इस प्रकार से अगर आप सुखाएंगे तो क्या कपड़े सूख जाएंगे? नहीं। तो डांट पड़ती है ना। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं इसको इस तरीके से, इसका सरफेस एरिया इस तरीके से बढ़ा करके इसको क्या करते हैं कपड़े हमेशा फैला करके डालते हैं। क्यों डालते हैं फैला करके? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कपड़े गीले रहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया तो धूप पड़ेगी तो ज्यादा एरिया से क्या होगा इवेपोरेशन होगा, पानी ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरीके से सरफेस पे फर्क पड़ता है। और अगर हम इसको डायरेक्टली इसी तरीके से गीले कपड़ा जो भी है हमारा इस तरीके से अगर हम डाल दे तार पर तो क्या होगा इसका सरफेस एरिया तो बढ़ा नहीं, नीचे नीचे से कपड़ा क्या रहेगा गीला ही रहेगा, है ना। क्योंकि इवेपोरेशन तो कहाँ से होता है बच्चों, सरफेस फिनोमिना है, इवेपोरेशन तो सरफेस से होगा, नीचे नीचे से तो गीला ही रहेगा कपड़ा, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा कपड़े को सूखने में, हमें बहुत देर तक कपड़े धूप में रखने पड़ेंगे। इसीलिए जो है डालते हैं ना फैला करके कपड़े। क्यों डालते हैं? क्योंकि स्थायी क्षेत्रफल बढ़ने पर इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि वाष्पीकरण एक स्थायी प्रक्रिया है इसीलिए स्थायी क्षेत्रफल बढ़ने पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, वाष्पीकरण भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि इससे कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है जिससे कण और भी तेजी से गति करते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि 2 बीकर हैं और बीकर में क्या है पानी है ना, एक बीकर है और 2 बीकर है, चलो दोनों में क्या है बराबर पानी है, 10 ml इसमें है 10 ml पानी इसमें है। अब किसका पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? दोनों अगर एक ही टेम्परेचर में रखे हुए हैं तो दोनों का पानी क्या होगा एक ही टाइम पे इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग जगह रखें, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और यहाँ पर नॉर्मल से यहाँ पर हम मान लें कि टेम्परेचर T है और यहाँ पर हम मान ले टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री से बढ़ गया, ठीक है, T+20 यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या है 20 डिग्री से बढ़ गया। तो इवेपोरेशन जल्दी यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा? देखो जल्दी यहाँ पर क्या होगी, जितनी हीट यहाँ पर आएगी उतनी हीट भी यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है टेम्परेचर ज्यादा है जिस वजह से क्या होगा हीट जो है कंपोनेंट जल्दी अब्सॉर्ब करेंगे, जल्दी गतिशील होंगे, जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका टूटेगा और जल्दी क्या होंगे इवेपोरेट होंगे। तो यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है फटाफट होती है, जल्दी होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा और तेजी से होगा, है ना, बढ़ेगा जल्दी होगा, ठीक है बच्चों।
तो सेकंड फिनोमेना सेकंड फैक्टर है क्योंकि इससे कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, ठीक, और जिससे कण और भी तेजी से गति करते हैं, और भी तेजी से गति करेंगे तो और भी तेजी से क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अब आर्द्रता में कमी यानी कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर क्या है जो ह्यूमिडिटी है उसमें क्या हो जाए, कमी आ जाए, यानी कि ह्यूमिडिटी कम हो जाए, तब क्या होगा, वायु में विद्यमान मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। अब जैसे हमारे आसपास क्या है, अभी वायु है, ठीक, अभी तो क्या है, हमें कोरी कोरी वायु, मतलब जो वायु है हमें कोरी कोरी लगती है, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वायु में जो है क्या होती है, वाष्प की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है बच्चों। अब ह्यूमिडिटी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है वाष्पीकरण को। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, है ना, अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने कहा कि कोई कपड़ा है और उसे हमने धूप में सुखाने के लिए डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि चारों ओर क्या है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अगर अब चारों ओर क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर आएंगे, है ना, गैस इवेपोरेट होगा तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, बाहर ही तो आते हैं ना। इवेपोरेशन का मतलब यहाँ से निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में पहले ही क्या है, वेपर के बहुत सारे क्या है, कण मौजूद है, इससे भी कण निकलेंगे तो क्या निकलती, तो क्या हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जैसे कि हमने अभी समझाया था। फिर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही अगला है वायु की गति में वृद्धि। वायु की तीव्र गति के कारण जलवाष्प के कण इनके साथ बह जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि विंड जो है, स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखते हैं ना, जब हम कपड़े धूप में सुखाने डालते हैं तो जब ज्यादा हवा चलती है तो कपड़े क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। कैसे, क्योंकि जो पार्टिकल्स जो इवेपोरेट करेंगे वो क्या होंगे, विंड उनको क्या करेगी, अपने साथ बहा के ले जाएगी, है ना, अपने साथ बहा के ले जाएगी, ठीक। इस वजह से क्या होता है, ज्यादा अगर विंड है, विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होता है बच्चों। यानी कि इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड की स्पीड अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। पहला फैक्टर था कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, यानी कि स्थायी क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है ये हमने अभी समझ लिया अच्छे से, ठीक। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि तापमान में अगर वृद्धि होती है तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। कैसे, वो भी हमने देख लिया। अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में अगर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि आर्द्रता में अगर ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, यानी कि इवेपोरेशन क्या होगा, तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वायु की गति अगर ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होता है, इवेपोरेशन की गति भी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 पॉइंट थे हमारे, ये 4 फैक्टर थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा ये हमने किसमें पढ़ा कि पानी कैसे इवेपोरेट होता है। यहाँ पर हमने सेम पढ़ा कि जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो कण हैं वो पहले इवेपोरेट होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता। इवेपोरेशन जो वेपराइजेशन है या इवेपोरेशन है, इससे क्या होता है,
क्या होती है? कूलिंग होती है। अब कूलिंग कैसे होती है? इससे शीतलता कैसे मिलती है हमें? इवेपोरेशन से। क्योंकि इवेपोरेशन क्या है? हम कह रहे हैं कि हमने कपड़े धूप में डाले हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो उससे कूलिंग का क्या संबंध है? कूलिंग कैसे होगी उससे? जैसे कि हमने अपने घरों में मटका देखा है गर्मियों में। गर्मियों में सब क्या करते हैं? मटके में पानी पीते हैं, है ना? तो मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है इतनी गर्मी में भी? कैसे रहता होगा ठंडा पानी? है ना? ये तो सोचने वाली बात है। तो ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है। कैसे इवेपोरेशन की प्रक्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है? जैसे कि हम जानते हैं जो ये घड़ा है, मटका है, ये मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मतलब छोटे-छोटे छेद यानी कि पोरस होता है ये। इसमें क्या होते हैं? पोर होते हैं। अब इसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं, तो जब हम इसके अंदर पानी भरते हैं, अगर इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है? पानी भरा हुआ है, तो ये जो छेद है, तो जब गर्मी होती है, तो पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा, तो पानी इन छेदों से क्या आता है? बाहर आता है, ठीक है? पानी क्या आता है? इन छेद से बाहर आता है, तो पानी इन छेदों में आ जाता है, ठीक? इधर ये जो जो भी इसके क्या है? छोटे-छोटे पोर्स हैं, इनमें पानी आ जाता है, और हवा की वजह से क्या होता है? वो जो वेपर यहाँ पर जो बनी, वाष्प यहाँ पर बन जाती है इन पोर्स में, ठीक है बच्चों? ये जो पोर्स हैं, छोटे-छोटे जो छेद होते हैं मटके के बाहर से, ठीक है? ऊपरी सतह पर या अंदर से भी ये छेद होते हैं, ठीक? अब ये जो छेद होते हैं, इन पर जब पानी आ जाता है, तो क्या बन जाता है? वेपर बन जाते हैं यहाँ पर। तो वेपर जब यहाँ पर होती हैं, बनी हुई होती हैं बच्चों, वेपर जब यहाँ पर बनी हुई होती हैं, तो हवा की वजह से वो वेपर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। बाहर की जो हवा है, उस वजह से क्या हो जाती है? वो वेपर ठंडी हो जाती है, जिस वजह से अंदर का पानी जो है वो क्या रहता है? ठंडा हो जाता है। जैसे कि हमने सुना है कि गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? उससे क्या होगा? कॉटन के कपड़े जब हम पहनते हैं और हमें जब स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है, पसीना आने की वजह से कॉटन के जो जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं? पोरस होते हैं, उनमें भी छेद होते हैं। तो उनमें क्या हो जाता है? जब हमें पसीना आता है तो वेपर्स जो बनती है, वो वेपर्स उसमें चली जाती हैं, ठीक? वेपर्स उसमें चली जाती है, तो हवा आती है ना? जब भी हवा आती है तो हमें क्या होता है? ठंडा-ठंडा महसूस होता है बच्चों। तो इसी तरीके से वेपराइजेशन या इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग करती है। कैसे करती है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। वहां पर और भी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कूलिंग होती है इवेपोरेशन की हेल्प से, और साथ ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।